Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapin Tutorials. So finally आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम कवर करेंगे DU, BHU, HCU, JNU, जामिया में जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको मैं टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करूंगा। देखो जैसा यहाँ पे लिख रखा है ना, एग्जाम पैटर्न समझना सबसे जरूरी। मोस्टली क्या होता है कि जो जैम, सपोज अभी आपने जैम का एग्जाम दिया होगा, बहुत स्टूडेंट का नहीं अच्छा हुआ, तो जैम का जो पैटर्न होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, यहाँ पे ये मैटर करता है कि आप कितने कम से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट मींस दैट कि अगर सपोज आपको कोई क्वेश्चन 50% श्योर है तो क्या आपको उस क्वेश्चन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पूरा घूम फिर के ना यहाँ पे क्या आ जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन है उसको अप्रोच कैसे करना है वो सीखना। बेसिकली मैं क्या देख रहा हूं, मैंने इसलिए स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज क्योंकि आपको भी पता है बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी यूट्यूब्स में चैनल है जो आपको पढ़ाते तो जरूर है, बट कभी भी मैंने देखा है कि क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका नहीं बताते। कि उनको तो भाई वो टीचर है अगर, तो उनको तो ऑब्वियसली आता है, बट हम स्टूडेंट्स को कैसे पता चले कि इस तरीके से ही ये रिएक्शन जाएगी या इस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। तो बेसिकली हमारा मोटो ये रहेगा कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। और मैं एक बात बता देता हूं आपको, लॉकडाउन हो चुका है इस टाइम पे, और क्या है कि अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा पैटर्न क्या है सुन लो एक बार, बस 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कि हमारा ये पूरा फोकस रहेगा, हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे हम जीओसी, देन आ जाएंगे एरोमेटिसिटी, फिर स्टीरियो पे, फिर उसके बाद हम क्या रिएक्शन मैकेनिज्म। जितने टॉपिक हैं उस टॉपिक में जितने भी क्या है मैंने पूरा एक पीपीटी तैयार कर रखा है जिसमें बीएचयू, एचसीयू, जेएनयू और डीयू सबके अलग अलग क्वेश्चन बना रखे हैं। आपको मैं अप्रोच बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो पेपर है उसमें क्या होता है 30 से 40% क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है। आप ये डेटा एनालाइज कर लेना। साथ ही साथ 60 से 70% सेम कंसेप्ट जो होता है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमा के ही क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मोटो यही है कि आपको मैं अप्रोच डेवलप करा सकूं कि आप कैसे वहां पे जाके अटेम्प्ट करोगे और आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। साथ ही साथ क्या बताऊंगा आपको कि आपको कौन से, सपोज क्योंकि 50% ही आपको क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाना है। आप बहुत सारे स्टूडेंट ज्यादा के चक्कर में भागते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। तो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। चलो ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है बीएचयू 2012 में आया था, 2012 में। तो इसमें क्या पूछ रखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज ग्रेटर इन, चार ऑप्शन दिए थे, चारों में इनमें पूछा था कि सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जनरली बताया क्या। देखो एक और बात ये कि अगर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जहां पे डिफरेंट पर्सन का बहुत ही डिफरेंट अप्रोच होता है, बहुत बहुत डिफरेंट लॉजिक लगते हैं। अगर कुछ मेरा क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि शायद मैं गलत कंसेप्ट से बता रहा हूं, तो आप क्या है कि हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा, जहां पे बहुत सारे आईआईटीज के स्टूडेंट, आइजर के स्टूडेंट्स, हम एनआईटीज, मैं खुद एनआईटी राउरकेला में हूं, और डीयू, बीएचयू, एचसीयू तक के स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में प्रेजेंट है जो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं, अगर मैं कुछ बता रहा हूं आपको लग रहा है नहीं ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, मेरा गलत है, तो आप वो भी बताओगे तो हम डिस्कस करेंगे ग्रुप पे। मैं इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए ये सब कर रहा हूं ताकि मैं देख रहा हूं कि टीचर्स क्या है आपको पढ़ा रहे बट कोई ऐसा आपको अप्रोच डेवलप कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो मेरा पूरा मेन मोटो यही रहेगा कि इस बार के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप अपनी पूरी मेहनत करो, मैं आपके साथ रहूंगा। इसमें क्या है कि आपको समझाऊंगा कि यार ये इतने ही क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्यादा के चक्कर में क्यों भाग रहे हो, नेगेटिव नहीं करना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। देखो ये क्या है, फिनॉल है, ये फिनॉल दे रखा है हमको, और यहाँ पे क्या है NO2 ग्रुप है, एक जगह पैरा पे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ऑर्थो पे, और यहाँ पे NH2 है। अब देखो
क्योंकि NO2 क्या शो करेगा, -M एफिक्स शो करता है, यहाँ पे भी NO2 -M। अब NH2 क्या है, यहाँ पे ये +M की तरह बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर, इसको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो +M है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर, जब आप इसका स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज जो आता है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे वो ऐसे इसको ऐसे रेस करते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा और एक बार यहाँ पे आएगा। तो मेटा पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे NH2+M अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये सिंपली एक -I की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, फिर जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसका लोन पेयर, तो क्या करेगा, ये -I इफेक्ट की तरह शो करेगा। तो यहाँ पे बताना है आपको एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होगी। तो एक तरीका होता है, मैं क्या करता हूँ चारों ऑप्शन में आप एक चीज एलिमिनेट कर लो कि हाइड्रोजन सपोज सबसे एलिमिनेट कर लो, हाइड्रोजन हट गया, तो उसके बाद जो एनायन बनेगा उसमें से जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें सेकंड ऑप्शन का ऐसे कर लो। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है, उसको जो डेवलप कर लिया तो समझ लो आपको बहुत ही अच्छा, आपका मतलब कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। ये भी हो गया। और ऐसे सी और डी में यहाँ पे कर लोगे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को हटा दो, यहाँ पे H+ को हटाओ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज अब यहाँ। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑर्थो वाली ये था सी ऑप्शन में, आप देख रहे हो कि ये जो नाइट्रोजन, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या बनेगा O-। अगर अभी मैं O- ऐसे नहीं बना रहा हूं तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, N डबल बॉन्ड O-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो H+ होगा ये टाइटली बाउंडेड होगा उस हाइड्रो ऑक्सीजन से। इस वजह से ये तो क्या करेगा, नहीं शो कर पाएगा, मतलब H+ निकलना यहाँ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अब उसके बाद ए में क्या है कि देखो कोई भी -I ग्रुप नहीं लगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो लेस स्टेबल होगा, इसका जो एनायन बनेगा ये लेस स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी में अगर देखोगे तो बी में क्या है, एक -M ग्रुप लगा है जो इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दोनों में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली का रिलेशन होता है। देखो सी ऑप्शन तो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ए ऑप्शन भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक -M ग्रुप लगा है, -M ग्रुप क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे अब हमको कंपैरिजन किस में करना है, बी और डी में। तो बी और डी में आप देखोगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि NO2 यहाँ पे लगा है। NO2 लगने की वजह से यहाँ पे जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा बनेगा। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या सिर्फ शो कर रहा है -I, यहाँ पे क्या है कि ये -M इफेक्ट शो कर रहा है। -M इफेक्ट ज्यादा हम कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा है ना, तो ये NO2 के साथ भी क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। और आपको पता होना चाहिए कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी इतना टाइम लग रहा है, अभी हम थोड़ा, अभी मैंने स्टार्ट ही किया, धीरे धीरे आपको ये मैं अप्रोच डेवलप करा रहा हूँ कि आपको इस तरीके से सोचना है। नहीं तो ये क्वेश्चन आपको मैं देख के डायरेक्टली बता सकता था कि यार ए और बी में, तो देखो बी में क्या है, -M लगा है, सी में वैसे भी इंट्रामोलिकुलर रिच बॉन्डिंग है, वो तो सबसे कम हो जाएगा। बी और डी में हमें देख रहे हैं, एक में -M है और एक में क्या है, -I है, तो -M लगेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तो क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। तो ऐसे एलिमिनेट हम ऑप्शन भी कर सकते थे। ठीक है, इस तरीके में। और देखो और किस तरीके से पैटर्न, सेम क्वेश्चन तो देखो मे भी ना है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसी में घुमा के दे दे, अगर आपको यहाँ पे आ गया, सपोज एक क्वेश्चन ये दे सकता है, OH, यहाँ पे CH3 है और पैरा पोजीशन पे ही क्या है, एक बार C2H5। अब आप बताओ कि आपका अप्रोच क्या होगा, कि कैसे आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है,
कौन सा ज्यादा एसिडिक है। खुद से देखो, जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और बाकी हम हैं यहाँ पे आपको पूरा ट्राई करेंगे आपको सिखाने का, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या है कि जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि इस CH3 पे ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। दैट्स वाई ये जो है इससे ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, ये आप कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों से गलती हो जाती है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन ये था, इसको हम रेज करते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, फेनॉल दिया था और एक जगह पे मेटा पे क्या इन्होंने लगाया था, NH2 ग्रुप लगाया था, और फेनॉल ये दिया था OH, और यहाँ पे क्या दिया था, OCH3 दिया था, और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन दिया था, OH क्लोरीन। तो देखो अब इन तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको क्या बताना था, ऑर्डर बताना था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे क्लोरीन का लोन पेयर। एक चीज आप जान लो, हमेशा आपको हेलोजन्स का क्या कंसीडर करना है, हमेशा याद रखना -I इफेक्ट आपको कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, +M इफेक्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, दोनों पे +M लगेगा। अब देखो +M क्या करेगा, सपोज अभी मैंने क्या बताया कि सबका डिफरेंट अप्रोच है, तो मैं क्या करता हूँ कि H+ को पहले रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। H+ को रिमूव करके मैं एनायन बना लेता हूँ, और एनायन जो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा और स्टेबल होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर +M है, और यहाँ पे क्लोरीन जो कि -I। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज के इंटेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सपोज ये A है, ये B है और ये C है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। अब A और B में आपको कंपैरिजन करना, तो आप कैसे देख सकते हो, दोनों क्या है, +M इफेक्ट शो कर रहे हैं, दोनों +M इफेक्ट शो कर रहे हैं। अब कौन सा ज्यादा शो करेगा ये आपको मैटर करता है। तो देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इजिली क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो इस वजह से C सबसे ज्यादा, देन उसके बाद B के बाद A। तो ये हो गया एसिडिक ऑर्डर का एक स्ट्रेंथ, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी ये बहुत ही चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन को आने के लिए, दिखाता हूं मैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार OH ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे लगा लो, और एक बार पैरा पे लगा लो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप सोचो कैसे करना चाहिए, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होना थोड़ा सा कम चांसेस होता है, रिपीट होते हैं, बट आप वैरायटी कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वैरायटीज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब A है, ये B है, ये C। अब आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या होगा, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आप खुद से अप्रोच लगा के सोचो कि क्या होना चाहिए। देखो मेरा अप्रोच क्या कह रहा था, मुझे क्या समझ में आ रहा था, सबसे पहले मैंने क्या किया, H+ को हटा लिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है, जो एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वही एनायन क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो अब देखो क्या मैटर कर रहा है कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, यहाँ पे +M की तरह बिहेव करेगा।
अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर प्लस m की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ये आप बताओ। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या करेगा, जब ये प्लस m इफेक्ट नहीं शो कर पा रहा है तो ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब थर्ड वाले में क्या है कि देखो पैरा पे लगा है, और पैरा पे लगा है तो नेगेटिव चार्ज, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज ये पैरा पोजीशन पे आएगा, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो इसके वजह से ये क्या है कि ये भी प्लस m ये भी शो करेगा। अब आप खुद बताओ मुझे कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। देखो प्लस m क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा, यहाँ पे भी ये इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा तो बी हो जाएगा। अब ए और सी में बचा, ए और सी में बचा, तो ए और सी में क्या होना चाहिए, अब आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। देखो अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही खेल है, कुछ बातें जो होती हैं वो हमें देखने से कुछ और लगता है और होता कुछ और है। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अगर आप देखो तो डिस्टेंस अगर देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को जल्दी से इंक्रीज कर देगा, बट यहाँ पे क्या है कि OH क्या है, डिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ से दूर है, इस वजह से ये प्लस m तो शो करेगा, लेकिन जो ज्यादा अच्छा प्लस m करेगा वो ये वाला करेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है, इस वजह से सबसे ज्यादा बी देन सी देन ए। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आप कर सकते हो, हम डिस्कस भी करेंगे आगे चल के, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं और कराता रहूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब क्या है, द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन इज, यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा। ये क्वेश्चन BHU 2013 में आया हुआ है। देखो जब भी इस तरीके का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप निकाल लो स्टेबिलिटी ऑफ इन सब में। मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, इन सब में होता क्या है कि आपको क्या देखना है, बेसिकली आप निकाल लो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलती है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या है, एंथ्रासीन, नैप्थलीन और बेंजीन। हम सबको पता है कि बेंजीन जो होता है इन सबसे ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है, बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन, देन नैप्थलीन, देन एंथ्रासीन। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। जो रेजोनेटिंग एनर्जी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी पे। अब देखो हमको एक बात तो पता है कि रेजोनेंस मतलब मोस्ट स्टेबल इन तीनों में कौन है, एंथ्रासीन, नैप्थलीन, बेंजीन। तीनों में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो हमको पता है बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल, देन नैप्थलीन, देन एंथ्रासीन। तो आप एक बात याद रखना, कभी भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन आता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का क्वेश्चन आता है तो इतना आप याद रखना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो भी कंपाउंड दिया रहेगा आप क्या करो, उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन कर लो, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जस्ट रिवर्स होगा। अगर बेंजीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, नैप्थलीन और एंथ्रासीन मतलब उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबल ज्यादा हुआ, इस वजह से अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एंथ्रासीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा, देन नैप्थलीन। देन तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, एंथ्रासीन, नैप्थलीन, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको एक बात बता देता हूँ। सपोज एक मैं आपको क्वेश्चन कराता ही हूँ कि कैसा क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन लिखना, एल्कीन से रिलेटेड का क्वेश्चन था। ठीक है, ये ए है सपोज, और मैं कह रहा हूं ये बी है और ये सी में बना रहा हूं। तो देखो हाँ,
ए, बी और सी, इन तीनों में आपको बताना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन करने के लिए क्या अप्रोच है कि आप सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो। इसमें अगर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो ये देखो, ये एल्कीन है अनसैचुरेटेड, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे काउंट करोगे तो यही सिर्फ एक ही अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें काउंट करोगे तो 3 3 6, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे H3 होगा, ये भी H3 होगा, और ये क्या है H2, तो 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन। और हमको एक बात अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एल्कीन की होती है। तो स्टेबिलिटी एल्कीन की, देखो स्टेबिलिटी मैंने बताया था ना कि आपको देखना है स्टेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कैसा ऑर्डर है, कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इस वजह से आपको देखो कि ज्यादा स्टेबल एल्कीन अगर ये है और फिर सबसे ज्यादा सी स्टेबल होगी, देन कौन सी, ए, देन बी, सी ए बी स्टेबल होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है तो इसका जस्ट ऑर्डर कर दो, रिवर्स कर दो, बी देन ए देन सी, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हो जाएगा, ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेजरली पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन इसी पैटर्न में रहेगा। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन मान लो मैंने बताया ना कि 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन 40 to 70% क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल बेसिस पे रिपीट होते हैं, मतलब उसी कंसेप्ट पे आते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। तो मैं इसीलिए आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या जो भी रिलेटेड टॉपिक से जो भी पूछा जा सकता है वो मैं आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड। हीट ऑफ कंबशन, जब भी आप एक चीज याद रखो, सबसे ज्यादा इसमें जब हीट ऑफ कंबशन किसी भी क्वेश्चन में निकालना होगा तो आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, हीट ऑफ कंबशन इंक्रीजेस। आप यहाँ पे एक बार नोट पे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, हीट ऑफ कंबशन इंक्रीज है। सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। दूसरा क्या चेक करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, हीट ऑफ कंबशन भी जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं करा देता हूँ आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखना, ये एक एल्कीन थी ए, उसके बाद देखना ये एक एल्कीन थी बी जिसको मैंने नाम दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद एक बार किसी एग्जाम में पूछा भी गया, एक बार नहीं बहुत बार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी डी और क्या है, ई। अब आपको बताना है ए बी सी डी ई में आपको हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा किस में होगा। तो सबसे पहला आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन उसमें सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन। तो ए तो सबसे कम हो जाएगा, एक बात तो हो गई। ए के बाद क्या होगा, बी हो जाएगा। अब सी डी ई में जब कार्बन सेम हो गया, अब हम कैसे डिटरमाइन करें, अब हम देखेंगे क्योंकि ये एल्कीन है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमको देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, साथ ही साथ यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें एल्कीन की, तो आप ये देख रहे हो कि ये कैसी एल्कीन है, ये एक सिस एल्कीन है, ठीक है। ये एक सिस एल्कीन है, ये कैसी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन। और ना ये क्या है, ना सिस है ना ट्रांस एल्कीन है। तो अब सिस और ट्रांस में तो हमको पता है कि सिस और ट्रांस में क्या होता है कि हम सबको पता है ट्रांस एल्कीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। वो कैसी होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब ई में कैसे कंपैरिजन करें, तो ई में क्या करो कि आप एक बॉन्ड को ऐसे तोड़ लो, एक बॉन्ड को तोड़ लो तो पॉजिटिव इधर आएगा और नेगेटिव इधर आएगा। तो नेगेटिव इधर आ रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है,
प्राइमरी। अगर आप यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे पॉजिटिव नेगेटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे क्या है, ये प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा। तो क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, अब हमें इससे डिसाइड करना पड़ेगा कि किसमें प्राइमरी कार्बन आयन बन रहा है, किसमें सेकेंडरी कार्बन आयन बन रहा है। तो प्राइमरी कार्बन आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, तो इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ई की हो जाएगी। अब उसके बाद हमको पता है सी और डी में ट्रांस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ई के बाद डी आ जाएगा, डी के बाद सी, देन बी, देन ए। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, वो देख लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, वहां पे एग्जाम प्रेशर इतना ज्यादा होता है। इसी वजह से मैं अप्रोच डेवलप कराऊंगा कि आपको वहां पे क्वेश्चन कैसे करना है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको दिमाग में उस टाइम सेट होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे खेल क्या है, आप वहां पे 120 क्वेश्चन अगर किसी बीएचयू में आ रहा है सपोज, ठीक है, तो आपको 120 करना नहीं है, आपको करना कितना है, सिर्फ 60 से 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो, पहले अपना सिलेक्शन का कर लो, उसके बाद आगे का करते रहना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये ए दिया हुआ था और यहाँ पे था ये बी दिया हुआ था, और साथ ही साथ ये सी दिया होता है। ए बी सी में आपको पूछा था हीट ऑफ कंबशन किस में ज्यादा होगा, तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, दोनों मैंने सेम स्ट्रक्चर बना दिया है क्या, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, ऐसे, हाँ अब देखो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, हीट ऑफ कंबशन इंक्रीजेस, इस वजह से एक हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा, देन बी, देन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा क्योंकि हमने स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बाद हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इतना करा दूंगा आपको। और मैं आपको कह रहा हूँ कोई भी टीचर अभी आपको नहीं सॉल्व करा रहा है, इस वजह से मैंने ये स्टार्ट किया, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं पूरा सॉल्व करा के रहूंगा, बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहना। मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, आप डेली देखते रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। इतना ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। BF3 क्या है, इसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं हुआ, ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल। अब SO3 में देखो तो SO3 के स्ट्रक्चर बनाओ, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर खाली प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल की तरह हो गया, ना ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ना न्यूक्लियोफिलिक है, तो ये कैसा भी नहीं शो करेगा। CCl2 क्या है, कार्बिन। ये लोन पेयर कभी भी मत समझ लेना, ये कार्बिन होता है जो ये वैकेंट ऑर्बिटल शो करता है। ये जो दो चीज दिख रहा है, ये दो डॉट, ये वैकेंट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। समझ में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखो हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो पहले। लाइक अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एन ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। सबसे पहला कंफ्यूजन, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में IUPAC से रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको IUPAC नहीं आती है तो लिटरली आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैंने IUPAC का पूरा एक वीडियो, पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें पूरी IUPAC मैंने समझा रखी है। अगर आपको देखना है IUPAC देख लो, क्योंकि आपको 100% मैं कह रहा हूँ 3 से 4 मैक्स और ज्यादा ही मिल सकते हैं, IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लो, IUPAC की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको IUPAC पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या है, लाइक अदर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड एन ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो एन ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल, सबसे पहले क्या बोल, एन ब्यूटाइल बना लो, एन ब्यूटाइल ऐसा हो गया। अब क्या है, टर्ट ब्यूटाइल ईथर है, टर्ट ब्यूटाइल ईथर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लिंकेज होगा, टर्ट ब्यूटाइल ईथर है, तो ये लो टर्ट हमने लगा दिया, टर्शरी वाला, ये बन गया हमारा क्या, एन ब्यूटाइल
टर्ट ब्यूटाइल ईथर। अब क्या कह रहा है, डिसॉल्व इन कंसंट्रेट H2SO4, तो मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ बेसिकली रिएक्शन हो रही है। फिर क्या कह रहा है, ऑन स्टैंडिंग एन एसिड इन सोल्यूबल लेयर, मतलब इसको जब हमने स्टैंड किया टेस्ट ट्यूब में सपोज रख दिया, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एसिड इन सोल्यूबल लेयर मेड ऑफ हाईली, एक लेयर बन रही है जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली बॉइलिंग पॉइंट है उसका हाइड्रोकार्बन है, जो कि बेसिकली ये दिया है इन्होंने, ठीक है। तो पूछ रहे व्हाट इज दिस मटेरियल लाइक टू बी, तो मतलब कि वो लेयर कौन सी रही होगी, वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल है, आपको बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज करने की क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले ये क्या देगा, H+ देगा, यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज ये मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3 का होल थ्राइस C, फिर क्या है, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया H, अब ये CH3 का होल थ्राइस, ठीक है। अब ऑक्सीजन को लोन पेयर इधर से H+, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा कि ये वाला जो CH3 था, यहाँ से एक H+ निकलता है, -H+, और यहाँ पे क्या बनती है, एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखो, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल हमने रिएक्शन कराते नहीं, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये CH2 एक पॉलीमराइज कर जाता है, पॉलीमराइज करने से क्या बनता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। सपोज मैं इस CH3 को इधर लिख दे रहा हूँ, ये CH3 मैंने इधर लिख दिया और ये CH3 ऐसे कर दिया। अब ये CH2 जो होगा, ये वाला CH2 ये दूसरे मॉलिक्यूल के CH2 के साथ ऐसे कॉम्बाइन कर जाएगा, तो ये एक पॉलीमेरिक टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सा हाइड्रोकार्बन, मतलब जो ये एल्कीन बन रही, इसमें से किस तरीके से वो पॉलीमराइज करेगी। तो ऑप्शन सी में आप देख सकते हो कि सेम यही इस तरीके से क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसकी रिएक्टिविटी कौन से कंपाउंड से, ABC में से सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा। देखो ABC क्या है, तीनों बाइफेनाइल टाइप के कंपाउंड है, बाइफेनाइल टाइप के कंपाउंड है। एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे क्या है कि मिथाइल ग्रुप लगा है, 4 मिथाइल ग्रुप लगे, तो इतना ज्यादा यहाँ पे हिंडर्ड क्रिएट करते हैं, हिंड्रेंस इतना ज्यादा, स्टेरिक रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि ये जो रिंग होती है, मैं आपको 3D में थोड़ा सा इमेजिन कैसे करवाऊं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये मिथाइल, ये मिथाइल, अब ये वाली जो रिंग होती है, ये दोनों रिंग क्या होती है, इतना ज्यादा रिपल्शन फील होता है, यहाँ पे इतना ज्यादा रिपल्शन होता है, ये रिंग आपस में क्या हो जाती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो ये वाला जो था, अब ये और यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा, ये एक दूसरे के, मैं 3D में आपको कैसे समझा नहीं पाऊंगा इसमें, तो आप ऐसे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे बना दे रहा हूँ डैश डैश से, और एक ये क्या है, ऐसे। आपने बाइफेनाइल सिस्टम पढ़ा ही होगा, तो ऐसे यहाँ पे सिस्टम बनता है, मतलब कि एक ये वाली रिंग, जो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, समझ में, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये मिथाइल ग्रुप परपेंडिकुलर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात एक हो गई। अब देखो, आपको बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक का रेट ज्यादा होगा। मैं क्या करता हूँ, उस तरीके के क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, पहले इलेक्ट्रोफाइल को रिएक्ट करा दो, तो देखते हैं जो बनेगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो अगर आप बी और सी में देखो, बी में अगर देखो तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं है, तो ये जो रिंग होती है दोनों क्या होती है, प्लेनर होती है। यहाँ पे ये रिंग आपस में दोनों प्लेनर होती, तो यहाँ पे आप एक चीज ये कह सकते हो कि यहाँ पे अच्छा रेजोनेंस भी हो रहा होगा, ठीक है। सी में देखो, सी में हम ये होता है कि यहाँ पे क्या है, देखो CH2 मतलब एक साइक्लोहेक्सेन टाइप का ग्रुप यहाँ पे इंसर्टेड हो चुका है। अब ये होता है कि ये ना कंप्लीटली प्लेनर होती है, ना कंप्लीटली परपेंडिकुलर होती है, ये उन दोनों के मिड में बिलोंग करती है, मिड में बिलोंग करती है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी में सबसे पहले मैं बी को देखता हूँ। तो बी में क्या हो रहा है, बी में मैंने मतलब सबसे पहले आप क्या करो, मेरा जो अप्रोच होता है कि मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दिया, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जुड़ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस अच्छे से होगा, क्योंकि दोनों रिंग आपस में क्या है, प्लेनर है, तो रेजोनेंस, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा
वो ज्यादा होगा। और मॉलिक्यूल भी क्या है, प्लेनर, तो प्लेनर मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्यों हो जाएगा, ए और सी। देखो क्योंकि प्लेनर नहीं, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे उतना इफेक्टिव चीज नहीं हो पा रही। तो हमें लेकिन देखना क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेसिकली देखना है। तो यहाँ पे अगर मैंने बी में इलेक्ट्रोफाइल का ऐड करा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो क्या था, एक प्लेनर मॉलिक्यूल पे आ रहा था, साथ ही साथ रेजोनेंट रिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों रिंग आपस में प्लेनर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ दोनों रिंग में डिस्पर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सपोज मैंने करा भी दिया, ठीक है, वैसे जल्दी होती नहीं, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ए वाले में आया भी, तो इतना अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रिंग, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है, यहाँ पे सपोज पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसी रिंग में ही सिर्फ घूमेगा, इस रिंग में नहीं घूम पाएगा। क्यों, क्योंकि ये रिंग इसके परपेंडिकुलर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा ही नहीं पाएगा। अब सबसे ज्यादा तो देखो बी में इलेक्ट्रोफाइल का अप्रोच, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद वाला बनने वाला सिस्टम है वो ज्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा बी हो जाएगा। फिर ए और सी में अगर आपको कंपैरिजन करना हो, तो ए में क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आने में उसको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी। सी में उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं है, इस वजह से सबसे ज्यादा बी होता है, देन सी होता है, देन ए होता है। इस तरीके के क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं। तो इसी में क्या डिपेंड करता है, आपका सिलेक्शन जो प्रोसीजर होता है, टफ क्वेश्चन वही करते हैं अच्छे से आता है, तो टफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सब कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग और इज क्या बताना है, अरेंज द फॉलोइंग अबाउट इन डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। 1 2 3 4 है। आप पहले सबसे पहले देखो आईयूपीएसी से आ गया ना रिलेटेड प्रॉब्लम। अब 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन अगर आपको आता ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे, तो एक एक करके स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, क्लोरो, 4 पे क्या है, NO2 लगा है, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये ए हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 2 4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, 2 4 बना लेते हैं हम। ये क्या है, क्लोरो, 2 पे NO2, 4 पे भी NO2। तीसरा क्या रहा, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अगर ऐसा लिखा होता 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो आप क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। ये ABCD क्या है, बेंजिल क्लोराइड है। बेंजिल क्लोराइड आपको पता होना चाहिए कि बेंजिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेंजिल बोले तो यहाँ पे एक CH2C है, इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। अब आपको यहाँ पे बताना है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको कराना है, तो सबसे ज्यादा केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, सबसे ज्यादा किस में चांसेस है, आपको यही बताना है। अब आप सोचो कि क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ कि कौन से रिंग में, देखो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो कौन रिंग में पूरा डिपेंड करेगा। जिस रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उस रिंग में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच तेजी से करेगा, तेजी से अप्रोच करेगा, तो रिएक्शन सबसे ज्यादा फेवरेबल वो वाली होगी। अब ABCD में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए, देखो NO2 क्या है, हम सबको पता है ये कैसा है, -M ग्रुप की तरह बिहेव करता है, बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। यहाँ A और B C में देखो 3 NO2 ग्रुप लगे सी में, तो ये क्या करेगा, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही तेजी से पुल करेगा अपनी तरफ, तो रिंग में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी, मतलब कि रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करेगा वो सबसे ज्यादा तेजी से किसमें करेगा, सी वाले ऑप्शन में करेगा। अब सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है, तो ऑप्शन ए तो कट गया, बी भी कट गया, अब सी और डी ऑप्शन बचा है, सी और डी ऑप्शन बचा है। तो सी और डी में देखो सबसे ज्यादा थर्ड तो दोनों में दिया, अब देखो थर्ड के बाद एक में दिया सेकंड, एक में फोर्थ, तो हम सेकंड और फोर्थ को कंपैरिजन कर लेते हैं कि सेकंड और फोर्थ में सबसे ज्यादा कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे क्या लगा है, 2 -M ग्रुप लगे, यहाँ पे क्या है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, इस वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो डायरेक्टली क्या होगा,
यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल तेजी से अप्रोच कर पाएगा। तो थर्ड के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के बाद क्या होगा, फोर्थ होगा। फोर्थ ऐसा क्यों लास्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा हो, बट ए में भी क्या लगा है, ग्रुप लगा है। तो योर सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। अभी क्या है मेरा कि अभी जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ता रहूंगा इस तरीके के क्वेश्चन अभी और देखने को मिलेंगे। अभी तो बीएचयू में हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी डीयू एचसीयू आगे आगे चलेंगे, ठीक है। मैं वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता हूं, तो अभी बस अभी हम 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा फिर उसमें हम तेजी और अपनी फास्ट करेंगे, मतलब कि हम अपनी स्पीड को फास्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट है तो आज हम थोड़ा सा आराम से कर रहे हैं और हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पैटर्न भी समझते हुए चलेंगे। चलो आगे देखो क्या है, रैंक द फॉलोइंग अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया है, एसिडिटी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कर लो, H+ को आप रिमूव कर लो। तो सपोज मैं यहाँ से H+ रिमूव किया तो O- यहाँ, O- यहाँ, O- यहाँ, O- यहाँ। अब आप खुद बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिटी किस में इंक्रीज होगी। O- यहाँ से रिमूव हुआ, O- यहाँ से रिमूव हुआ, O- यहाँ से भी, O- यहाँ। क्लोरीन मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको हैलोजन का क्या कंसीडर करना है, हमेशा -I इफेक्ट कंसीडर करना है। और -I इफेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वो -I इफेक्ट उतना ज्यादा शो करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा उतना ज्यादा ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो आप देख सकते हो ए तो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई -I ग्रुप नहीं लगा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना तो सबसे पहले डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब ए और बी सी में देखो तो फर्स्ट क्या है, सबसे लास्ट दिया। अब हम आगे चलते हैं, सिंपली देखते हैं। क्लोरीन इसमें क्या है, पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे ऑर्थो में, यहाँ पे क्या है, मेटा पे। हमको पता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है -I इफेक्ट, तो सबसे ज्यादा ये क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, मतलब डिस्पर्स करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा थर्ड हो जाएगा। थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया है बी, बाकी सारे ऑप्शन कट जाएंगे, तो यहाँ से आपको आगे सोचने की जरूरत नहीं। अभी फिर आप ये भी देख सकते हो कंफर्मेशन के लिए थर्ड सबसे ज्यादा हो गया, फिर आप देख रहे हो फोर्थ इसमें ज्यादा दिया, फोर्थ ऑब्वियसली ज्यादा हो गया क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ऑर्थो के बाद मेटा की डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है वो उसको खींचेगा, देन सेकंड, देन फर्स्ट। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। अब ये देखो, टू ऑफ द फॉलोइंग फोर कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन मेथनॉल, व्हिच वन। देखो इसमें से कह रहा है कि मेथनॉल से ज्यादा दो कंपाउंड है जो एसिडिक है, आपको बताना है कौन से ज्यादा स्टेबल, कौन से ज्यादा एसिडिक है। तो ये है मेथनॉल। अब आपको बताना है कि मेथनॉल से और भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेथनॉल पे CH3O- है, ये बनेगा। अब इन चारों को हम कंपैरिजन करना है कि इससे भी ज्यादा दो स्टेबल कौन होगा। आप एक चीज तो बहुत ही सिंपल दिख रही होगी आपको देखने से कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे कोई भी H+ नहीं है, कि H+ नहीं है तो ये एसिडिक तो हो ही नहीं सकता। तो A तो सबसे ज्यादा, A का तो मेथनॉल से भी ज्यादा लेस एसिडिक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन लगा नहीं है, हाइड्रोजन नहीं लगा है क्योंकि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है वही एसिडिक होता है। यहाँ पे तो कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक है ही नहीं, तो ए ऑप्शन वैसे भी कट गया, बी ऑप्शन वैसे भी कट गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, सी और डी के बारे में। तो देखो वैसे भी ए और बी तो कट चुका है, तो ऑप्शन हमको पता ही चल चुका है सी और डी, लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूँ मेथनॉल से ज्यादा ये दोनों क्यों एसिडिक है, ठीक है। देखो सबसे पहले डी की बात करते हैं। डी में तो देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और क्या है CH2OH। तो जब मैंने OH से O नेगेटिव निकाला होगा तो यहाँ पे क्या है, ये CH3 ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यहाँ पे ये CH3O- में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स नहीं करा पा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। बट यहाँ पे आप देखो तीन फ्लोरीन लगे हैं, तीन फ्लोरीन क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे, और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को डिक्रीज करना मतलब ओवरऑल क्या करना है, एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करना है, ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज करना। तो इससे ज्यादा तो ये एसिडिक होगा। इसकी कंपैरिजन करते हैं सी वाले की। सी वाला क्या है, CH3, C डबल बॉन्डो CH2 और क्या ये C डबल बॉन्डो H, ये दिया हुआ है। देखो
अब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन, ये एक्टिव मेथिलाइन कंपाउंड इसको बोलते हैं, ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। यहाँ से जब भी हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब एक हाइड्रोजन मैंने निकाला तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, एक इधर से भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, एक इधर से भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो बनता है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से ये मेथनॉल से भी ज्यादा क्या होता है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड मेथनॉल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। याद क्या रखना है यार, आपको दिख ही रहा है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल है, और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो आ गया ना आईयूपीएससी का क्वेश्चन। व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले इसको अच्छे से ओपन फॉर्म में लिख लो आप, CH3CFF। आईयूपीएससी के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O CH3 सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट चेन देखना होता है। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से मिलेगी, अगर आप इधर कंसीडर करो तो 1 2 3, ठीक है। अब अगर आप इधर कंसीडर करते हो 1 2 पे रुक जाएगा, 1 2 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। इधर देखो 1 2 पे क्या है, एक मेथाइल ग्रुप है, साथ ही साथ एक इधर पे क्या है, फ्लोरीन भी ग्रुप मिल रहा है, दो ग्रुप मिल रहे हैं। तो उधर से नंबरिंग करनी होती है जिधर से आपको ग्रुप्स जो डिफरेंट ग्रुप्स हो वो पास पड़े, तो नंबरिंग इधर से होगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर आप देखो 1 2 3, इधर से 3 पे कीटोन मिल रहा है, ये क्या है, कीटोन नहीं, ये क्या बोलेंगे इसको, इसको ये देखो आप, मैंने जैसे स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे देखो अगर आप नाम करने जाओगे तो क्या होगा, 2 फ्लोरो 2 मेथाइल, क्योंकि फ्लोरीन पहले आता है तो इसका नाम होना चाहिए 2 फ्लोरो 2 मेथाइल, और 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की चेन बन रही थी, ठीक है। तो अब क्या है दिक्कत, मेनली यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि जब आप ऑप्शन मैच करने जाओगे तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। अगर यहाँ पे देखो 2 फ्लोरो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिखा था, अगर सी ऑप्शन देखो एलिमिनेट करना है, यहाँ पे ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे अगर इसका नाम में अगर नाम करने की कोशिश करता हूँ तो इसका नाम क्या होगा, 2 फ्लोरो 2 मेथाइल, ठीक है, और फिर 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, और यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप प्रो 3, और फिर ब्रैकेट में 3 के बाद क्या है, यहाँ पे 1 2 3, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल प्रोप हो गया, प्रोप 3 से ये ग्रुप जुड़ा था, अब क्या है, प्रोप 3 हो गया ये। अब 1 2 3, ये 3 हमने यहाँ ऐसे इसको अंदर लिखते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखना 3 ऐसे करना, 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप 1 2 3 कार्बन के चेन। अब तो प्रोप के बाद ये क्या है, ये बेसिकली एक ईस्टर है, तो प्रोपेनोएट, तो इसका नाम ये हो जाएगा। बट यहाँ पे आप ऑप्शन चेक करोगे तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, तो ये जो 2016 में क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में सबको आंसर मिला था। आगे कुछ चलते हैं, देखो ये 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैंक द बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अमोनिया है, CH3NH2 है, और ये क्या सी क्या दिया है, क्वाटरनी अमोनियम, बेसिकली एक सॉल्ट है। तो एक चीज हमको पता है, सी वाला तो सबसे कम होगा, क्यों, बेसिसिटी का मतलब ही क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ही नहीं, तो सबसे सी तो सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन कट गया, बी कट गया, सी भी कट गया, डी लो, डी ही बचा, डी सही हो गया। वैसे देख लो बी और ए में भी देखोगे तो मेथाइल क्या है, एक प्लस आई इफेक्ट की तरह शो करता है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, तेजी से क्या करेगा, लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, जो जितना तेजी से करेगा वो उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये क्या है, लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। आपको इसमें सिंपली क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बहुत ही ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान से देख के ही करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। अब देखो क्या है, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे क्या है, अल्कोहल है चारों। अब एक जगह फ्लोरो है, एक जगह यहाँ पे फर्स्ट पे फ्लोरो है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्लोरो, यहाँ पे क्लोरो। तो हमको एक चीज तो पता है, फ्लोरीन हैलोजन लगा है, तो जिसमें हैलोजन लगा है तो उसमें माइनस का इफेक्ट लगेगा, तो वो वाला उस नेगेटिव चार्ज। चारों से क्या करो आप H+ निकाल लो, यहाँ से H+ निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज H प्लस निकाल लो, उसके बाद जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पे लगा है, यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट पोजीशन पे लगा, तो सबसे ज्यादा तो एसिडिक थर्ड हो जाएगा, थर्ड के बाद सेकंड हो जाएगा। इसमें तो कुछ नहीं लगा, इसमें क्लोरीन लगा, तो सबसे ज्यादा थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द मॉलिक्यूल शोन बिलो हैज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन व्हिच वन इज मोस्ट एसिडिक। 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 1 2 3 4, आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप हाइड्रोजन निकलवा के देखो कि कौन सा स्टेबल बन रहा है। तो मैंने स्टार्ट किया फोर्थ से अगर मैं निकलवाता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 माइनस C डबल CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, फोर्थ से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो फोर्थ से हाइड्रोजन निकलने पे क्या हो जा रहा था, यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से फोर्थ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बहुत ही तगड़ा क्या बनेगा, इसका रेजोनेंस फॉर्म बहुत ही अच्छा बनेगा। इस वजह से सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल एसिडिक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। बाकी आप कहीं से भी निकाल लो तो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें मैं स्टार्ट करूंगा, आज BHU का कवर किया, देन उसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक था बेसिकली GOC अभी हम कर रहे हैं। GOC में अभी हम BHU कवर किया, देन DU, देन HCU, ऐसे करके हम सारे एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर है आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने ऑलरेडी सब स्लाइड बना रखी है। बस आपको क्या करना है कि अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो मैं भी थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करते रहो। बाकी मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ कि मैं लास्ट तक आपके साथ मेहनत करता रहूंगा, लगा रहूंगा। इस बार हम चाहे जो हो जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को निकाल के रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बहुत सारे IITs और NITs को टक्कर देती, बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे आपके फीस भी बहुत कम होती है, बहुत कुछ अच्छी फैसिलिटीज होती। अगर आपको बहुत जानना है कि कौन से NITs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अच्छी, तो मैंने उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। आप चैनल विजिट करोगे आपको वहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्लेसमेंट का डेटा भी मैंने दिया है कि कौन से IIT में, कौन से NIT में कौन कौन सी कंपनीज आती, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो ये सब आपको वहां से मिल जाएगा। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट जल्दी मिलेंगे, अगले नेक्स्ट डे मिलेंगे, अगला हम स्टार्ट करेंगे DU HCU आगे कवर करेंगे। सो यार थैंक यू।